Assalamu alaikum students, hope you all be doing great. Welcome to Al-Kazmi Academy. Is आपका Kazmi this side, your teacher. So students, आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर 9 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में, दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स. इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में टी एंड बी सेल्स को डिटेल में डिस्कस किया था. और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर और बी सेल्स की जो एक्टिवेशन है उसको डिटेल में डिस्कस किया था, राइट. तो आज हम जो है वो नेक्स्ट अपना फर्दर टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स. सो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हमें पता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजेंस जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो बाहर से इन्वेड करते हैं. ठीक हो गया. अब हम बात करें तो इम्यून रिस्पॉन्स का जो एक्शन है ना, बेसिकली हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके एक्शन को अगर हम डिवाइड करें तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स. और प्राइमरी और सेकेंडरी के नाम के अंदर इनका मतलब है, वी ऑल नो दैट प्राइमरी मीन्स समथिंग दैट कम्स फर्स्ट, राइट, और सेकेंडरी मीन्स समथिंग दैट कम्स लेटर, या फिर यू कैन से दैट कम्स एट अ मैच्योर स्टेज, राइट. तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स भी वही कहलाता है कि जो फर्स्ट कांटेक्ट होता है इम्यून सिस्टम का इन्फेक्शियस एजेंट के साथ, यानी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी हार्मफुल एंटीजन बाहर से आ रहा है, उसका जो फर्स्ट कांटेक्ट होता है ना उसके साथ इम्यून सिस्टम के साथ, दैट्स कॉल्ड और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स. और इसके बाद क्या होता है कि वही जो सेम पैथोजन होता है उसका जब कांटेक्ट आगे फर्दर इम्यून सिस्टम के साथ होता है तो उसको हम जो है वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं. यानी जो फर्स्ट इनिशियल कांटेक्ट है या फर्स्ट इनिशियल यू कैन से एक्सपोजर है वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स. नीचे ये जो ग्राफ सा बना हुआ है ना, इसके अंदर आपको मोड ऑफ एक्शन वो बता रहा है कि एंटीबॉडी रिस्पॉन्स किस तरह से फ्लक्चुएट करता है, और ये टाइम डेज़ में गिवन है, ठीक है. यानी 7 डेज़ में इतना होगा, 3 डेज़ में इतना होगा, 30 डेज़ में इतना होगा एंड अप टू सो ऑन. ठीक हो गया. अच्छा, अब क्या होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है ना एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी रिस्पॉन्स वो फास्टर होता है और स्ट्रॉन्गर होता है. और प्राइमरी रिस्पॉन्स जो है वो मेमोरी सेल्स बनाता है, जबकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स उन्हीं मेमोरी सेल्स को यूज़ करता है. ठीक है, ये डिफरेंस इनका मेन डिफरेंस है. यानी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है, जो मेमोरी सेल्स होते हैं वो बाइंडरी होते हैं, जबकि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है, वही जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स से जो बनते हैं ना मेमोरी सेल्स, उन्हीं को यूज़ करते हुए जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है. ठीक हो गया. अब बात करें तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की, तो वो क्या करता है, बेसिकली सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है. यानी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स ही मेन कॉज है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की एक्टिवेशन का. और फिर इम्यून सिस्टम को ये बात जो है वो उसकी मेमोरी में रखता है, उसको रिमेंबर रखवाता है कि एक माउंट इफेक्ट जो हमारे पास आ रहा है, या यू कैन से एक जो मैसिव इफेक्ट आ रहा है डिफेंस का अगेंस्ट द फ्यूचर इन्फेक्शन. यानी फर्दर अगर कभी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर वही पैथोजन दोबारा से आ जाए या फर्दर वही इन्फेक्शन दोबारा से हो जाए, तो उसको जो है वो कम बैक करने के लिए इम्यून सिस्टम में मेमोरी सेल्स जनरेट कर जाते हैं. ठीक है, ड्यू टू सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स. उनका काम यही होता है सॉरी उनका काम यही होता है कि वो क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो क्या करते हैं, मेमोरी सेल्स को जो है वो इनिशिएट कराते हैं, सो दैट फर्दर दोबारा से वही पैथोजन अगर अटैक करे तो वो उसको जो है वो किल करते हैं. ठीक हो गया. ये आप लोग को नज़र आ रहा है फर्स्ट इन्फेक्शन, यानी फर्स्ट इन्फेक्शन जब फर्स्ट इन्वेजन हुई है ह्यूमन बॉडी के अंदर पैथोजन की. ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, आफ्टर फ्यू डेज़ क्या होगा कि प्राइमरी जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा और एंटीबॉडी प्रोडक्शन एट पीक हो जाएगी, यानी बल्क अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज बी सेल जनरेट करेंगे. ठीक होगा. और फिर क्या होगा, मेमोरी बी सेल्स इनिशिएट होने लग जाएंगे, फिर सेकेंडरी एक्सपोजर आ जाएगा. ठीक है, आफ्टर अ फ्यू डेज़. और फिर वही मेमोरी बी सेल्स क्या करेंगे, हमारे पास सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे और उस पैथोजन को किल कर देंगे. और फर्दर जो हमारे पास मेमोरी बी सेल्स हैं वो फिर बॉडी के अंदर रह जाएंगे, सो दैट अगर दोबारा कभी वही पैथोजन दोबारा से बॉडी को अटैक करे तो उसको किल कर सके. ठीक हो गया. सो दैट इज़ अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स. अब नेक्स्ट बात करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की. अब ये क्या चीज़ है, एंटीबॉडी तो हम लोग पढ़ चुके हैं. अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या चीज़ है ये अब आप लोग को मैं बताती हूँ. होता है बेसिकली जब हमारी बॉडी जो होती है ना वो यू कैन से बीमार हो जाती है, या हमारे पास यू कैन से किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है. ठीक है, तो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, और ये बात हमें पता है कि बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, फ़ौरन से एंटीबॉडीज जनरेट करती है अगेंस्ट एंटीजन और पैथोजन जो भी हमारी बॉडी में आ गए. ठीक है, अब ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज जनरेट करती हैं. ठीक है, और वो हर एक एंटीबॉडी जो है वो हर एक स्पेसिफिक एंटीजन के साथ ही जाके बाइंड करती है. अब क्या होता है, ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ना इनको साइंटिस्ट रेप्लिकेट कर सकते हैं. ठीक है, यानी इनको जो है इनके नंबर को इंक्रीज़ कर सकते हैं. रेप्लिकेट मीन्स टू इंक्रीज़ इन नंबर, यानी इनके नंबर को इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिजीज़ ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकते हैं. यानी फॉर एग्जांपल किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन चल रहा है, कोई भी किसी भी किस्म की बीमारी है, ठीक है, और इसको एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, बट दे आर नॉट
यू कैन से इतने ज़्यादा नंबर में नहीं है कि वो इस डिज़ीज़ को परमानेंटली एलिमिनेट कर सके। तो सैंपल ऑफ एंटीबॉडी पेशेंट की बॉडी से एक्सट्रैक्ट करके उसको रेप्लिकेट साइंटिस्ट कर सकते हैं, सो दैट वही एंटीबॉडी जो है उनकी अमाउंट इंक्रीज़ करके बॉडी में इंजेक्ट की जाए, सो दैट इम्यून सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली क्या करे, उन एंटीबॉडीज़ को यूज़ करते हुए क्या कर दे, जो कि डिज़ीज़ है उसको ख़त्म कर दे। तो इससे क्या होता है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वो एंटीबॉडीज़ हैं जो कि आर्टिफिशियली सिंथेसाइज या आर्टिफिशियली इंजीनियर्ड होती हैं लेबॉरेटरीज़ के अंदर, जो कि साइंटिस्ट जनरेट कर रहे होते हैं एज अ फॉर्म ऑफ मेडिकेशन, यानी उनको मेडिसिन की फॉर्म में जनरेट करवाया जाता है, ठीक है। एंड दे मिमिक द एंटीबॉडीज दैट आर फाउंड इन आवर ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं एंटीबॉडीज़, वो उससे मिलती जुलती ही होती हैं, जस्ट आर्टिफिशियली वो होती हैं, सिंथेसाइज होती है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। क्लोन का वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। क्लोन कहते ही किसी भी ऐसी बायोलॉजिकल इंजीनियर्ड टेक्निक को या बायोलॉजिकल इंजीनियर्ड प्रोडक्ट को जो कि साइंटिस्ट जनरेट करते हैं ऑन देयर ओन आर्टिफिशियली, ठीक हो गया। अब होता ये है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, उसके अंदर कम बैक करने डिजीज़ की लाइक जो कैपेबिलिटी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर कोई डिजीज़ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और उसको जो है वो एलिमिनेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा हो, तो फिर इस तरह के जो है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जनरेट कर सकते हैं, जो क्या करते हैं, इस एबिलिटी को मज़ीद एनहांस कर देते हैं और एक ही स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो क्या करते हैं, टारगेट इनिशिएट करते हैं, ठीक हो गया। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की डिस्कवरी की बात करें तो दो साइंटिस्ट थे, दैट आर कोलर एंड माइलस्टाइन, इन 1975। इन्होंने क्या किया था, हमारे पास इन्होंने डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, यानी फर्स्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डिस्कवरी जो थी वो किनकी थी, कोलर एंड माइलस्टाइन की। या यू कैन से कि फर्स्ट टाइम एंटीबॉडीज़ वर सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली बाय कोलर एंड माइलस्टाइन। किसी भी तरह की स्टेटमेंट हो, आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, ठीक हो गया। और इससे क्या हुआ, बायोलॉजिकल रिसर्च के काफ़ी सारे जो हमारे पास एस्पेक्ट्स हैं, लाइक रिसर्च हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, थेरेपी हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, ये सारी जो फील्ड्स थी ना हमारी बायोलॉजी की, वो काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशनाइज हो गई है। यू कैन से उनमें एक इनकलाब आ गया, बिकॉज एक नई टेक्निक जो है वो दरियाफ्त होगी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को यूज़ करते हुए किस तरह से बॉडी के लिए मेडिकेशन जनरेट कर सकती है, बॉडी को किस तरह से जो है वो यू कैन से उसके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप किया जा सकता है, ठीक है। अब एंटीबॉडीज़ की बात करें तो ये सिंगल टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ है जो कि हमारी आइडेंटिकल होती हैं इम्यून सेल्स के, यानी हमारी जो इम्यून सेल हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है वो उससे ही मिलती जुलती होती हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड क्लोन्स। और इन्हीं एंटीबॉडीज़ का क्या काम होता है, ये भी पर्टिकुलर एंटीजन के साथ जाके बाइंड करती हैं और इसी यूनिकनेस का फ़ायदा हमें उठाया जाता है कि ये मतलब वो एक ही स्पेसिफिक एंटीजन के साथ बाइंड करेगी, हर किसी के साथ नहीं। इसी का फ़ायदा उठाते हुए क्या होता है, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स की रिकग्निशन में हेल्प होती है, यानी सारे पैथोजेंस तो ऑब्वियस बात है वो हमारी इम्यून सिस्टम डिटेक्ट कर ही लेते हैं। कुछ कोई एक आध स्पेसिफिक एंटीजन या एक स्पेसिफिक पैथोजन जो कि बहुत हार्मफुल है, उसको एलिमिनेट करना मुश्किल हो रहा है, उसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो रहा है और वो डिस्ट्रॉय ही नहीं हो रहा, उसका नंबर ज़्यादा है, व्हाट्सएवर जो भी रीज़न है, उस यूनिकनेस को फ़ायदा उठाते हुए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या यूज़ किया जाता है, सो दैट वो क्या करें, स्पेसिफिक एंटीजन को टारगेट करें जिसको एलिमिनेट करना इम्यून सिस्टम के लिए मुश्किल हो रहा है, ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब इससे क्या इम्पैक्ट आया बायोलॉजिकल रिसर्च पर। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी, यानी ये एक स्पेसिफिक होते हैं और सेंसिटिव होते हैं। यानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ने रिसर्चर्स को जो है वो क्या किया, यू कैन से उनको इनकी रिसर्च को जो है वो इनिशिएट किया, एनहांस किया, और इससे क्या हुआ कि डिटेक्शन इजी होगी और मॉलिक्यूल्स को स्पेसिफाई करना आसान हो गया, यानी इजीली वो लोग डिटेक्ट कर सकते थे कि किस तरह से हमारे पास एंटीबॉडीज़ जो है वो किस तरह से जो है वो स्पेसिफिक एंटीजेंस की जो है वो रिकग्निशन हो सकती है, किस तरह से उन्हें टारगेट किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक हमारे पास सेल डिवीजन होगी, या जितने भी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटीज़ हैं, रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, ये जो सारे कॉम्प्लेक्स हमारे पास बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव होते हैं और इनको जो है वो यू कैन से लुक आफ्टर करना मुश्किल होता है और सेल को जो है वो स्टडी करना मुश्किल होता है, तो ये भी एक जो है इम्पैक्ट पड़ा था कि अब इजीली जो है वो स्टडी इनकी पॉसिबल हो गई थी ड्यू टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। नेक्स्ट क्या हुआ, इम्यूनोलॉजिकल रिसर्च, यानी इम्यून सिस्टम की जो रिसर्च थी वो भी जो है वो एक्सपैंड हुई। इससे क्या हुआ, इम्यून रिस्पॉन्स को मज़ीद ईजीली स्टडी करने का मौका मिला, सेल सिग्नलिंग और एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को जो है वो फर्दर अच्छे से डिस्कस करने का, अच्छे से यू कैन से लुक आफ्टर करने का, यानी बहुत अच्छे से उसको एग्जामिन करने का मौका मिला साइंटिस्ट को। नेक्स्ट कैंसर रिसर्च में बहुत हेल्पफुल है। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ही जो है हमारे पास ये जो कीमोथेरेपी होती है, ठीक है, और जितनी भी एंटी कैंसर ट्रीटमेंट्स हैं उन सब में जो है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का ही यूज़ किया जाता है और स्टेम सेल्स का यूज़ किया जाता है। ये दोनों स्टेम सेल्स ट्रीटमेंट एक अलग टॉपिक है, उसका यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, बट आई एम जस्ट मेंशनिंग इट कि स्टेम सेल्स ट्रीटमेंट ही बेसिक क्योर है अभी तक जो कैंसर के अगेंस्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ये जो होता है हमारे पास, इट्स आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइज फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और इसके लिए काफ़ी सारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हमारी
वर्ल्ड वाइड हैं, ठीक है, जो कि अगेंस्ट एंटी कैंसर ट्रीटमेंट जो है वो वर्कआउट कर रही होती है। उनका काम क्या होता है कि स्टेम सेल थेरेपी के थ्रू जो है वो कोई भी स्पेसिफिक डोनर जिसका स्टेम सेल जो है वो मैच कर रहा होता है पेशेंट के साथ, उसमें फिर वो जो है उन स्टेम सेल्स को इंजेक्ट किया जाता है और वो पेशेंट जो है वो कैंसर से क्योर हो जाता है। दैट्स दी ओनली पॉसिबल क्योर अभी तक जो डिस्कवर हुआ है अगेंस्ट कैंसर, स्पेशली ब्लड कैंसर। ठीक हो गया। अब कैंसर रिसर्च में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ने भी जो है वो मज़ीद उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है इन्हांस किया, यानी बहुत इजीली जो है टारगेटेड थेरेपीज़ लाइक कीमोथेरेपीज़ और डायग्नोस्टिक टूल्स डिस्कवर हुए। डायग्नोसिस का प्रोसेस ज़्यादा इजी हो गया थ्रू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। स्पेसिफिक एंटीजन को टारगेट करना इजी हो गया और इजीली कैंसर पेशेंट्स जो है उनकी यू कैन से डायग्नोसिस, क्योर एंड ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी ईजी होगी। नेक्स्ट, प्रोटीन एनालिसिस की बात करें तो प्रोटीन एनालिसिस में क्या होता है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है वो डिटेक्शन और करेक्टराइजेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन में इन्वॉल्व होती हैं। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं, ठीक है, हर प्रोटीन का अपना फंक्शन होता है, ठीक है, तो उन प्रोटीन की डिटेक्शन में, उनकी कैरेक्टराइजेशन में, यानी उनको क्लासिफाई करने में भी जो है वो हेल्पफुल हुआ था हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के अलावा ड्रग डेवलपमेंट। अब जाहिर सी बात है नई टारगेटेड थेरेपीज़ लाइक कैंसर या ऑटो इम्यून डिजीज़, फॉर एग्जांपल ग्रेव डिजीज़ हो गया या इस तरह के जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ठीक है, जो भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है उनके अगेंस्ट जो है वो ड्रग डेवलपमेंट भी ईजी हो गई थ्रू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास बायोलॉजिकल रिसर्च पे इम्पैक्ट हो गया। अब डायग्नोस्टिक की बात कर लेते हैं। तो डायग्नोस्टिक में एलाइसा इज़ अ टेक्निक, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। आप लोगों ने इसको फर्स्ट टाइम सुना होगा, ठीक है, ये वर्ड आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा, पहले शायद ना सुना हो। तो इट्स बेसिकली अ लैब टेस्ट, ठीक है, जैसे हमारी कंट्रीज़ के अंदर ये सिटी स्कैन होता है ना, ठीक है, इसी तरह से ये भी एक लैब टेस्ट है, बट सिटी स्कैन इज़ टोटली सेपरेट थिंग, उसका यहाँ पे काम नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइज, उसको एग्जामिन करने की बात नहीं करी, आई एम जस्ट कंपेयरिंग इट कि जैसे वो एक टेक्निक है, बिल्कुल इस तरह से भी एक टेक्निक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये एक लैब टेस्ट है जिसमें क्या होता है कि सैंपल ऑफ एंटीबॉडी या यू कैन से सैंपल ऑफ प्लाज्मा सेल्स लिया जाता है पेशेंट की बॉडी से, और फिर क्या होता है कि उनको डिटेक्ट किया जाता है यूजिंग एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसी, जो कि एक टेक्निक है। इसमें क्या होता है स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, और इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है एंड वेस्टर्न ब्लॉट इसी टेक्निक का नाम है, ठीक है, ये दोनों इसी टेक्निक के नाम है, कोई अलग बात नहीं है, ये कोई अनोखी बात नहीं है, ठीक है, ये दोनों टेक्निक सेम ही है, ठीक है, इनके जस्ट नेम्स डिफरेंट है, ठीक है। और इसको वेस्टर्न ब्लॉट इस वजह से बोला जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम यूरोप में डिस्कवर हुई थी, तो इसी लाइक पर्सपेक्टिव की बुनियाद पे इसको जो है वेस्टर्न ब्लॉट का नाम भी दिया जाता है। ठीक हो गया। तो इसमें होता है क्या है कि स्पेसिफिक एंटीजन जो होते हैं ना हमारे पास एंटीबॉडीज़ होती हैं, उनको बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उनकी हेल्प से जो है डिटेक्ट किया जाता है कि ब्लड के अंदर किस किस्म का एंटीजन प्रेजेंट है या किस किस्म का पैथोजन प्रेजेंट है। ठीक हो गया, यूजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। ठीक हो गया। नेक्स्ट, इमेजिंग एजेंट्स लाइक, अब क्या होता है रेडियो एक्टिव और फ्लोरेसेंट लैब्स के अंदर जो हमारे पास टेक्निक्स हैं, ठीक है, लाइक MRI हो गया वगैरह वगैरह। अब इनमें एक टेक्निक थी जो कि है PET, जिसमें हमारे पास क्या होता है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी होती है। इसमें क्या होता है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी PET, ये आप लोग फिजिक्स में डिटेल से पढ़ेंगे। जो हमारे पास पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है, और टोमोग्राफी भी आप लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर। तो ये दोनों टेक्निक्स लाइक जो होती हैं, इसमें क्या होता है कि मेडिकल इमेजिंग टेक्निक होती है, रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, पॉजिट्रॉन बेसिकली क्या है, क्वार्क पार्टिकल है, राइट, या यू कैन से एंटी पार्टिकल है किसका, प्रोटॉन का। ठीक है, पॉजिट्रॉन इज़ एन एंटी पार्टिकल ऑफ प्रोटॉन, राइट हो गया। पॉजिट्रॉन इसको बोला इसी वजह से जाता है, ये भी एक एंटी पार्टिकल होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है हमारे पास बेसिकली ये प्रोटॉन से मतलब तो पार्टिकल होता है और एंटी पार्टिकल होता है हमारे पास। बेसिकली अगर बात की जाए ना पॉजिट्रॉन इटसेल्फ की अकेले में, तो पॉजिट्रॉन जो है वो एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। अब ये दोनों जो है हमारे पास इनका मैच भी सेम होता है, दोनों एक जैसे होते हैं। जस्ट डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है जबकि पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए इसको पॉजिट्रॉन का नाम दिया गया। इटसेल्फ अगर इसकी